कक्षा 10वीं विषय गणित 2 पाठ निर्देशांक भूमिति एक्सरसाइज 5.1 5.2 देखेंगे। आज की चर्चा दूरी सूत्र डिस्टेंस फार्मूला, अर्थात अगर बिंदु प्रतल पर कहीं भी हो, वो समांतर हो अक्ष के अथवा नहीं, तो भी हमें उनके बीच की दूरी अगर निकालनी है तो क्या केवल x निर्देशांकों के अंतर से दूरी पता चल जाएगी या y निर्देशांकों के अंतर से ही दूरी पता चल जाएगी? तो ऐसा नहीं है। तो आज का हमारा लेसन इसी डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र पर ही आधारित हो। तो आलेख या प्रतल पर स्थित दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए एक सूत्र है कि यदि a(x1, y1) और b(x2, y2) प्रतल पर दो बिंदु हैं तो उन दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी बहुत सिंपल सा फार्मूला है, x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांकों के अंतर का वर्ग, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। तो x निर्देशांक के अंतर का वर्ग कर देंगे, y निर्देशांक के अंतर का वर्ग कर देंगे, दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकालेंगे तो a b के बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। इसी को कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी का सूत्र। ध्यान रखेंगे दूरी सूत्र क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो प्रतल में कहीं भी स्थित हो, चाहे वो किसी अक्ष के समांतर हो, चाहे वो x पर हो, चाहे वो किस प्रतल में किसी भी चतुर्थांश में हो, दो बिंदु उनके बीच की दूरी इस सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण द्वारा देखते हैं, यदि a 5, 3 है निर्देशांक, b 8, 7 है तो ए बी की दूरी कितनी होगी? उदाहरण द्वारा बहुत आसानी से समझ में आएगा बच्चों। तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे और पहले चेक करेंगे a और b बिंदु में x1 व y1 किसको हम मानते हैं। किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जिसको भी हम x1 मानेंगे उसको उसमें से x2 घटाएंगे, एक कोष्ठक में उसका वर्ग करेंगे, फिर दूसरे कोष्ठक में y में से y के निर्देशांक को घटा के वर्ग करेंगे। ध्यान रखेंगे जब जिस बिंदु को x1 लेंगे उसी का y निर्देशांक y1 होगा। तो x1 y1 साथ में, x2 y2 साथ में। अब चाहे a को x1 y1 मानिए, चाहे b को x1 y1 मानिए, एक को x1 y1 मानेंगे तो दूसरे को x2 y2 मानेंगे। ऐसा नहीं कि एक को x1 y2 और x2 y1 इस तरह से नहीं मानेंगे। चलिए देखते हैं a बिंदु को, a 5, 3 तो मान लिया हमने वो x1 और y1 है, तुलना करेंगे, और b x2 y2 है। तो सूत्र के हिसाब से पहले x2 माइनस x1, x2 कितना है 8, तो सूत्र कहता है x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्गमूल ही ए बी की दूरी होगी दूरी के सूत्र से। अब हम मान रखेंगे x2 कितना है, हमने देखा 8, तो इस सूत्र में x2 है 8, x1 5, y2 7, y1 3। हल करेंगे इसको, 8 माइनस 5, 8 ऋण 5 3, 3 का वर्ग, 7 ऋण 3 4, 4 का वर्ग। हल करेंगे 3 का वर्ग 16, 4 का 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, हो गया 25। करनी में 25 हो गया, मतलब 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। तो ए बी की दूरी 5 है ना। आसानी से दूरी का सूत्र का उपयोग करके हमने अंतर पता कर लिया बिना वह त्रिभुज बनाए। अब प्रश्न संग्रह 5.1 पेज नंबर 107 पर जो है आपके पाठ्य पुस्तक में,
उसका एक दो प्रश्न देखते हैं। लिखा गया है बिंदु दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला A23, दूसरा बिंदु B41। क्या करेंगे, पहले हम A को x1 y1, B को x2 y2 क्यों मानेंगे, ताकि हमें पता चले कि x1 के बदले किसको लिखें और y1 के बदले किसको लिखें। तो x1 हो गया 2, तुलना करने पर y1 हो गया 3, x2 हो गया 4, y2 हो गया 1, बराबर। अब यहाँ पर हम दूरी का सूत्र लगा देंगे सीधे सीधे। डिस्टेंस AB इक्वल टू x2 माइनस x1 का वर्ग, ये सूत्र यही कहता है y2 माइनस y1 का वर्ग। x2 x1 y2 y1 मान दिया ही गया है ऊपर, आप देख रहे हैं, उसको यहाँ पर हम लगा देंगे। x2 कितना है और x1 कितना है लिख देंगे। तो x2 4, x1 2, y2 1, y1 3। इसलिए AB का अंतर सरल करेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 का वर्ग, 1 में से 3 घटाएंगे ऋण 2 का वर्ग। सरल करेंगे, 2 का वर्ग 4 माइनस 2, स्क्वायर भी 4, दोनों जोड़ेंगे 8, करनी में 8, 8 का वर्गमूल, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, अर्थात 4 का वर्गमूल 2 और करनी में 2। हम इस तरह लिख सकते हैं। करनी में 8 लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, और सरल कर देंगे तो 2 करनी 2 होगा AB की दूरी। जीरो 7 पहला प्रश्न का तीसरा उप प्रश्न। करना क्या है, हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। R0 -3 S0 5/2, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चूंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला लगाना होगा। उसके पहले हमें उन बिंदुओं में x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है, ये हमें पता लगाना जरूरी है, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में भी देखा। तो हम मान लेंगे कि R x1 y1 S x2 y2 है, जिसमें x1 0, y1 -3, x2 0 और y2 5/2 दर्शा रहा है। अब x1 y1 x2 y2 मिल गया तो दूरी का सूत्र लगाएंगे, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी या रेखाखंड RS की लंबाई, दोनों का अर्थ एक ही है। क्या होगा दूरी सूत्र से, करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। यहाँ पर x2 x1 या y2 y1 का मान रख देंगे। तो मान क्या है, x2 है 0, x1 है 0, आगे y2 है 5/2, y1 है -3 का वर्ग। इसलिए अब पहला 0 0 है, बचा क्या 5/2 धन 3, उसको हल करेंगे तो 2 3 6 धन 5 11/2 आ जाएगा उसका वर्ग। वर्ग है और वर्गमूल भी है, तो आ जाएगा 11/2 ही। तो RS की दूरी 11/2 होगी। इसी प्रश्न संग्रह का अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए बिंदु एक रेखीय है या नहीं, इसकी जांच कीजिए। एक रेखीय है या नहीं जांच करना है तो क्या करेंगे, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, R0 3, D 2 1, S 3 ऋण 1, तो कैसे जांच करेंगे इसकी। तो कुछ बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों।
कि जब भी कुछ जांच करना है, सिद्ध करना है, तो हमें करना क्या होगा कि वो सिद्ध हो जाए, ये हमें समझना जरूरी है। यदि तीन बिंदु एक रेखी होंगे तो क्या होगा, ये जो रेखाखंड है आर डी डी एस आर एस में जो सबसे बड़ी दूरी होगी वह दोनों छोटी दूरियों के योगफल के बराबर होगी। चाहे कोई भी जो बड़ी दूरी होगी वो दोनों छोटी दूरियों के योगफल के बराबर है। अगर वो योगफल के बराबर नहीं है तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि ये दिए गए बिंदु एक रेखीय नहीं है। तो हमें तीनों दूरियों को ज्ञात करना होगा, और दूरी ज्ञात करने के लिए हमने सीख लिया है दूरी का सूत्र। तो इसके लिए दूरी के सूत्र से हम पहले तीनों जो दूरियां हैं या रेखाखंड हैं उन्हें, उनकी लंबाई को हम ज्ञात कर लेंगे। तो दूरी के सूत्र से पहले हम ज्ञात करते हैं आर और डी के बीच की दूरी। तो आर डी बराबर यहाँ पर सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, x2 है 2 माइनस x1 0 का वर्ग धन y2 1 माइनस 3 का वर्ग। सरल कर देंगे तो 2 का वर्ग पहला कोष्टक, दूसरा कोष्टक माइनस 2 का वर्ग। हल करेंगे तो 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग 4, अर्थात कुल मिला के करनी में 8। दूसरा है, अब हम डी एस इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो वहाँ पर 3 माइनस 2 x2 x1 धन -1 माइनस 1 का वर्ग। तो आगे सरल करेंगे कोष्टक, तो पहला 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग हो गया वो, और दूसरा -2 का वर्ग। सरल करेंगे तो 1 धन 2 का वर्ग 4, अर्थात करनी में 5। तीसरा है आर और एस के बीच की दूरी आर एस। वहां पर 3 माइनस 0 और -1 माइनस 3 का वर्ग। सरल करेंगे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और -1 माइनस 3 मतलब -4 का वर्ग होगा, अर्थात 9 और 16 25। आर एस करने में 25 या उसका वर्गमूल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो 3 दूरियां हमें यहाँ मिल गई। अब सबसे बड़ी दूरी कौन सी है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं आर एस करने में 25 है, वो सबसे बड़ी दूरी है। और यह होना क्या चाहिए, अगर एक रेखीय है तो आर डी और डी एस के योगफल के बराबर होना चाहिए। तो आर डी डी एस और आर एस हमें पता चल गया है। अब हमें जांच करनी है कि क्या छोटी लंबाइयों का योगफल बड़ी के बराबर है या नहीं। चूंकि ये करनी में है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग लेकर जांच करेंगे ताकि आसान हो जाए। तो आर डी धन डी एस वो होता है करनी में 8 धन करनी में 5। तो आर डी धन डी एस का वर्ग कर देंगे ताकि करनी हटाया जा सके। तो करनी में 8 धन करनी में 5 का वर्ग, a प्लस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे और सरल करेंगे इस तरह से। तो उसका जो अंतिम मान आएगा वह कुछ इस तरह से होगा, 64 का 8 हो गया, 2 गुणे करनी में 40 हो गया, और 25 का 5 हो गया। तो आर डी धन डी एस का वर्ग बराबर 13 हो गया 8 5, और बचा धन 2 करनी में 40। करनी में 40 बच्चों 6 4 के 36, यानी 6 से ज़्यादा ही होता है। और 2 करनी में 40 से मतलब उनका गुणा करेंगे 6 में 2 का तो 12 से ज़्यादा होगा। अगर वो 12 से ज़्यादा है तो उसमें 13 धन है, तो 12 13 यानी 25 से ज़्यादा ही हुआ। आर डी धन डी एस का वर्ग 25 से ज़्यादा है। तो आर डी धन डी एस का वर्ग बराबर 13 धन 2 करनी में 40, और आर एस जो है हमें 5 मिलाई है क्योंकि करनी में 25 था वो। तो आर एस का वर्ग 25 हुआ, आर डी धन डी एस का वर्ग 13 धन 2 करने में 40 हुआ, और हमने देखा कि 13 धन 2 करने में 40 25 से बड़ा है, यानी आर एस के वर्ग के बराबर वो नहीं है, ये कहने का अर्थ हुआ। तो आर डी धन डी एस का वर्ग आर एस के वर्ग के बराबर नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो दिए गए बिंदु एक रेखीय नहीं होंगे।
अगला प्रश्न चौथा देखते हैं इसी प्रश्न संग्रह का, पेज नंबर 107। जांच कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अब क्या जांच करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, तो हमें करना क्या होगा? तो कोई शीर्ष बिंदु 3 अगर समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो उनमें एक खास गुणधर्म होना है। क्या गुणधर्म होगा? उसमें पाइथागोरस का नियम या त्रिक का गुणधर्म होगा, अर्थात जो बड़ी भुजा कर्ण है उसका वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए। यानी 3 लंबाइयाँ हमें पता करनी है और बड़ी लंबाई का वर्ग दोनों छोटी लंबाई के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि ये बिंदु जो पी क्यू आर है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। तो इसके लिए हमें इन तीनों लंबाइयों को ज्ञात करना होगा, तीनों दूरियों को। कौन कौन सी? पी क्यू, क्यू आर और पी आर। तो शुरू करें। दूरी सूत्र से हम बारी बारी से पी क्यू का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। पी क्यू का वर्ग निकालेंगे तो करनी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूरी के सूत्र में, और हमें वर्ग ही ज्ञात करना है क्योंकि पाइथागोरस यूज करना है। तो पी क्यू का वर्ग सीधे सीधे लिखेंगे, x1 माइनस x2 का वर्ग, अर्थात 2 माइनस 2। हम पी और क्यू के संदर्भ में बात कर रहे हैं। और y2 y1 2 माइनस 2 का वर्ग। सरल करेंगे तो 2 माइनस 2 मतलब 2 धन 2 4 का वर्ग, और दूसरा भाग है वो 0 हो जाएगा, अर्थात हमें फाइनल आंसर मिला पी क्यू वर्ग 16। अब हम पी आर वर्ग देखेंगे। तो पी और आर इन बिंदुओं के एक्स और वाई निर्देशांक को देखो और सीधे सीधे दूरी के सूत्र में अप्लाई कर दो। यहाँ पे 2 माइनस 2 हो गया स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 हो गया वाई के हिसाब से, वाई निर्देशांक। तो ये हो गया 4 का वर्ग और 7 माइनस 2 मतलब 5 का वर्ग। हल करेंगे, 4 चौक 16 और 5 पच्चे 25, 16 25 41 41 पी आर का वर्ग मिला। तीसरी दूरी है क्यू आर। उसमें भी हम दूरी का सूत्र, पहले x निर्देशांक का अंतर 2 माइनस 2 स्क्वायर, फिर y निर्देशांक का अंतर 7 माइनस 2 स्क्वायर हो गया 0 और 5 का वर्ग मतलब 25। तीनों दूरियां उनका वर्ग हम देख रहे हैं, एक है 16, एक है 25, 16 25 मिलाकर 41 हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इसको नाम दे देंगे पहला, दूसरा और तीसरा, तो 1 2 3 कथन से हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि जो 41 है वो 16 और 25 के योगफल के बराबर है, अर्थात 41 क्या है? पी आर का वर्ग। बराबर किसके है? 16 का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग और धन क्यू आर का वर्ग के बराबर है। तो ये हमें मिल गया। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम या अनुप्रयोग से हमें पता चल गया कि जो बिंदु है पी क्यू आर ये समकोण त्रिभुज के ही शीर्ष बिंदु हैं। अभी पेज नंबर 108 पर चलते हैं, प्रश्न संग्रह 5.1 का। तो जो हर प्रश्न में सॉल्व नहीं करूँगा, कुछ हिंट दूंगा, आपको स्वयं हल करना होगा स्वाध्याय के रूप में। जैसे कि ये 5वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी क्यू आर एस शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो हमें करना क्या होगा? कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध कर लेंगे? अगर शीर्ष बिंदु का पता है तो सिंपल सी बात है, उसके सम्मुख भुजाएं सर्वांग होगी, दोनों जोड़ी। तो हम चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि अल्टरनेट उनके लंबाइयां समान होनी चाहिए। तो यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांग हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इस गुणधर्म को ध्यान में रखकर हमें पहले दूरी के सूत्र से चारों भुजाओं को ज्ञात करना होगा, अर्थात पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस की लंबाई ज्ञात करनी होगी। एक बार ध्यान रखेंगे बच्चों, पी क्यू क्यू आर, क्यू दोनों में है तो ये सम्मुख भुजा नहीं होगी। क्यू कॉमन है ना, इसलिए संलग्न भुजा है। अगर इनकी लंबाई समान आती है
तो और बाकी दूसरी जोड़ी की लंबाई समान आती है अलग अलग, तो हम समांतर चतुर्भुज के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। तो पी क्यू क्यू आर ये संलग्न है, उसी प्रकार क्यू आर आर एस दोनों में आर है तो ये संलग्न है, आर एस पी एस एस कॉमन है तो ये संलग्न है। तो हमें सम्मुख मतलब पी क्यू और आर एस या क्यू आर और पी एस, इस तरह से ये भुजाएं सम्मुख होती हैं जिनमें एक भी बिंदु कॉमन नहीं होता है आपस में। तो इनकी लंबाई अगर समान मिले आपको तो हम कहेंगे कि चतुर्भुज या इन बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। तो आप स्वयं दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे और बारी बारी से पी क्यू क्यू आर आर एस पी एस का मान निकालेंगे। इसी में अगला प्रश्न है छठा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी डी सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं। अब सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु होने के लिए सम चतुर्भुज का गुणधर्म होना चाहिए, मतलब चारों भुजाएं समान। तो बहुत आसान है, सम चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे बारी बारी से, ए बी सी डी ए डी, और फिर चेक करेंगे क्या उनकी लंबाई समान है। लंबाई समान है तो हम लिख देंगे कि ए बी सी डी सम चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष बिंदु हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं इसी में, यदि बिंदु L और M के बीच की दूरी 10 हो तो x का मान ज्ञात करो। अब यहाँ दूरी दे दिया गया है, x ज्ञात करना है। दूरी का सूत्र ही है, केवल एक घटक इसमें नहीं पता है तो दूरी पता है, यानी निर्देशांक नहीं पता है दूरी पता है। और इसके पहले निर्देशांक पता था, हमने दूरी निकाला। तो कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, हमें सीधा दूरी का सूत्र प्रयोग लाना है और LM की दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो x1 y1 देख ही रहे हैं, 1 माइनस एक्स हो गया, x निर्देशांक का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांक 15 ऋण 7 का वर्ग। तो हम वर्ग कर देंगे ताकि करनी हट जाए और आसानी से हल कर सकें हम। तो LM स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 ऋण 7 का वर्ग। सरल करेंगे, LM दूरी 10 दी गई है, प्रश्न में दिया गया है, LM 10 दिया गया है दूरी, तो 10 का वर्ग हो गया। और इसको हम सरल करेंगे तो 15 ऋण 7 अर्थात 8 का वर्ग हो जाएगा। पक्षांतर कर देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 हो जाएगा 8 का वर्ग। अब इसको हम सरल करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 कितना हो गया, वो हो गया 36, तो 36 आएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर 36 है, दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कर्ण में 36 धन या ऋण। ध्यान रखेंगे जब भी वर्गमूल लेते हैं तो धन या ऋण ही आएगा, क्योंकि 36 का वर्गमूल 6, चाहे धन 6 हो तो भी वर्ग 36 आता है, ऋण 6 होगा तो भी वर्ग 36 ही आता है। तो 1 माइनस एक्स बराबर या तो अलग अलग लिखें तो धन 6 होगा 36 का वर्गमूल, या ऋण 6 होगा 36 का वर्गमूल और बाहर ऋण। इन दो समीकरण को हल करने पे हमें मिलता है x बराबर 1 माइनस 6 या x बराबर 1 प्लस 6। तो अंत में दो उत्तर मिला, x बराबर -5 या x बराबर 7। तो इस प्रश्न में x का दो मान हो सकता है दिए गए कंडीशन के हिसाब से, या तो x बराबर धन 7 होगा या x बराबर ऋण 5 होगा। इसी प्रश्न संग्रह का 8वां प्रश्न है, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं।
तो क्या करना होगा समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के लिए? समबाहु त्रिभुज का गुणधर्म, तीनों भुजाएं समान। तो बहुत आसान है। तो तीनों भुजाओं की लंबाई हम दूरी के सूत्र से ज्ञात करेंगे, अर्थात ए बी बी सी ए सी, और चेक करेंगे क्या तीनों लंबाई समान है। अगर लंबाई समान होगी तो हम लिख देंगे कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अगर लंबाई समान नहीं होगी तो वो जो शीर्ष बिंदु हैं वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु नहीं होंगे। तो हमने आज बच्चों जो भी चर्चा की ज़्यादातर दूर के सूत्र पर ही आधारित थी। तो ये थे प्रश्न संग्रह के प्रश्न। अब हम उदाहरण को भी देख लेते हैं आपके पाठ्यपुस्तक में। उसको निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो आपके पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 105 पर है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ हम केवल समझने का प्रयास करते हैं कि निश्चित कीजिए कि क्या बिंदु P, Q, R एक रेखी हैं। तो एक रेखी है मतलब क्या? अगर तीन बिंदु कोई एक रेखी हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके दो बिंदुओं के बीच की दूरी, छोटे बिंदु की दूरी यानी छोटे छोटे अंतर की जो दूरी है A और B, वो बड़े अंतर के बराबर होना चाहिए, तभी वो एक रेखी हैं। अर्थात C जो है, जो दूरी है, वो A और B को मिलाकर ही होना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो ही जो बिंदु हैं तीनों वो एक रेखीय होंगे। तो C बराबर A धन B होना चाहिए। तो बड़ी दूरी बराबर शेष दोनों छोटी दूरी का योगफल, ये आ गया तो हम कहेंगे बिंदु एक रेखी हैं। तो सीधे हम चेक करते हैं पी क्यू, यानी हर बारी बारी से पी क्यू, क्यू आर, आर एस, आर पी, ये तीनों दूरी निकाल के फिर कंपेयर करेंगे। तो पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू में भी दूरी का सूत्र लगाएंगे, और पी और क्यू को ध्यान से देखो तो 6 और -6, 3 और -7, उसमें से x2 - x1 घटा के y2 - y1, इस तरह से सूत्र बनेगा। और हल करेंगे तो 3 का वर्ग धन 1 का वर्ग आ गया 9 1 10, करनी में 10। क्यू आर को इसी तरह ज्ञात करेंगे। क्यू और आर के बिंदुओं के निर्देशांक में से x निर्देशांक का अंतर, y निर्देशांक का अंतर, तो हमें मिलेगा 0 का वर्ग और धन 10 का वर्ग, करनी -10 का वर्ग अर्थात 100। तो करनी में 100 आ गया क्यू आर। पी आर को भी इसी तरह देखेंगे तो हल करने पे आएगा करने में 90। तो छोटी दो दूरियों का योगफल बड़ी दूरी के बराबर होना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि करने में 90, करने में 10 इक्वल टू करने में 100, गलत है। इस तरह से जोड़ नहीं होता है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है करने में 100, तो करने में 100 जो है करने में 10 और करने में 90 के समान है या नहीं, ये चेक करना होगा। क्योंकि ये अपरिमेय है इसलिए हमको क्या करना होगा, वर्ग निकाल के चेक करना होगा। तो दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, करने में 100 का वर्ग और करने में 10 धन 90 का वर्ग। इसको हल करेंगे तो आपको अलग संख्या मिलेगी। तो करनी में 100 का वर्ग 100 के बराबर होगा, जबकि करनी में 10 धन करनी में 90 का वर्ग अलग होगा, ज़्यादा आएगा। तो वह योगफल ज़्यादा हो गया, मतलब ये बिंदु पी क्यू और पी आर का योगफल क्यू आर से ज़्यादा है, मतलब समान नहीं है, इसलिए ये एक रेखी नहीं है। पुस्तक में ध्यान से है, देख लीजिएगा आप। चौथा उदाहरण कुछ इस तरह से है, 4 बिंदु हैं और बताना है कि क्या ये वर्ग के शीर्ष बिंदु है, मतलब इन चारों बिंदु से वर्ग बनता है। तो क्या गुणधर्म होगा कि हम कहेंगे वर्ग बनेगा। तो अगर कोई 4 बिंदु इस तरह से हैं और अगर वो वर्ग के शीर्ष बिंदु होंगे तो क्या खास बात होगी कि उनसे बनने वाले जो रेखाखंड हैं जोड़ने पर उसमें 4 रेखाखंड तो समान होंगे जो कि भुजाएं होंगी, और जो 5वां और 6ठा रेखाखंड होगा वह एक समान होगा, यानी एक जोड़ी
और अलग होगी लेकिन समान होगी, जो कि विकर्ण होगा, क्योंकि विकर्ण समान होने चाहिए और भुजाएं समान होनी चाहिए, तब वो वर्ग होगा। अर्थात 6 दूरियां हमें ज्ञात करनी होगी, 4 भुजाएं 2 विकर्ण। तो हम इसको अगर नाम दे देंगे चारों बिंदुओं को, एक को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी, तो हमें ए बी, बी सी डी, ए सी और बी डी, ये 6 रेखाखंड या 6 दूरियां ज्ञात करनी होंगी। तो दूरी के सूत्र से हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा करनी में 34, बी सी का मान ज्ञात करेंगे करनी में 34, सी डी का मान ज्ञात करेंगे तो करनी में 34, ए डी का मान ज्ञात करेंगे करनी में 34 आया, ए सी का मान करने में 68 और बी डी का मान भी करने में 68। देख रहे हैं कि 4 भुजा जो है समान दिखाई दे रहा है कोई, और 2 भुजा उससे बड़ी है, 2 रेखाखंड बड़ी है और समान है। तो हम कह सकते हैं निरीक्षण द्वारा कि ये 4 भुजाएं, ये 4 जो समान है वो भुजाएं हैं और ये 2 जो समान है वो विकर्ण हैं। तो ए बी, बी सी, सी डी, ए डी समान है, ए सी और बी डी भी समान है, इसलिए सूत्र ये क्या है? तो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। मान लीजिए यह एक रेखाखंड है और उसके बीच कोई एक बिंदु है। रेखाखंड के अंत बिंदु कुछ इस तरह से हैं, ए और बी, जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 हैं। बी जो बिंदु है, दूसरा अंत बिंदु, वो है x2 y2। तो ये रेखाखंड ए बी के बीच कोई एक बिंदु है जिससे हम P नाम देते हैं। उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लेते हैं वह x और y है और यह P जो है ए बी को 2 भागों में बांटता है। एक तो है ए पी, दूसरा है पी बी। मान लीजिए ए बी की लंबाई m और पी बी की लंबाई n है, तो ये m और n के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कौन? बिंदु P। ए बी को 2 भागों में बांट दिया, m और n। तो हमें P के निर्देशांक का पता लगाने के लिए विभाजन सूत्र का उपयोग करना होता है। कैसे करेंगे? कैसे याद रखेंगे सूत्र? तो P का x निर्देशांक अगर ज्ञात करना हो, सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, जो अनुपात है m, ध्यान से देखेंगे, m रेखाखंड के लेफ्ट साइड का हिस्सा है। रेखाखंड का 2 हिस्सा है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो लेफ्ट साइड का अनुपात ये माप है m। तो उसका गुणा राइट साइड के बिंदु यानी B के निर्देशांक से करेंगे। ये ध्यान रखना है, लेफ्ट का अनुपात का राइट निर्देशांक से, राइट के अनुपात का लेफ्ट के निर्देशांक से गुणा करते हुए ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। तो m का अनुपात किससे? m का गुणा, क्योंकि x निर्देशांक निकालना है, तो m गुणे x2 राइट वाले बिंदु, m लिया x2, अब n लिया तो x1। तो इस तरह से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, m का x1 से नहीं लेना है, m दूसरे साइड के बिंदु के निर्देशांक से लेना है, n को भी अपोजिट साइड के बिंदु के निर्देशांक से गुणा करना है। तो m x2 हो गया, n x1 हो गया, इसको जोड़ देंगे बटे दोनों अनुपात का योग, अर्थात m धन n। तो इस तरह से x निर्देशांक का पता चला। अब y के लिए भी सेम नियम, केवल वहां पर m यानी अनुपातों का गुणा जो है वो y निर्देशांक से होगा।
m लेफ्ट साइड का अनुपात है तो उसका राइट साइड के y से गुणा, और n राइट साइड का अनुपात है तो उसका लेफ्ट साइड के y से गुणा, दोनों का योग बटे अनुपातों का योग m प्लस n। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान देने वाली बात है। m का गुणा किसमें, n का गुणा किसमें, और mn क्या है, वह अनुपात है जिसमें बिंदु P ने रेखाखंड AB को विभाजित किया है। तो इस तरह P बिंदु के x और y निर्देशांक का पता चल जाता है, जिसे विभाजन सूत्र कहते हैं। तो जरूरी बात क्या थी, किसका किसमें गुणा होगा, m का गुणा जो कि लेफ्ट साइड का अनुपात है तो राइट साइड के बिंदु के निर्देशांकों से होगा, और n का गुणा जो कि राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड के बिंदु के निर्देशांक से होता है। ये ध्यान रखना है। अब इसे हम प्रश्न में अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे किस तरह हल करते हैं। तो प्रश्न संग्रह 5.2 पेज नंबर 115 आपके पाठ्य पुस्तक में। प्रश्न इस तरह से है, यदि बिंदु P बिंदुओं A -17 और B 4-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 अनुपात में विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में क्या समझ में आता है, एक आकृति द्वारा समझते हैं पहले। अर्थात ये दो बिंदु हैं A -17 और B 4-3, जिससे यह रेखाखंड बना है, और इनके बीच में कोई एक बिंदु P है जो कि 2:3 में विभाजित करता है। अर्थात PXY माना हमने, तो A से P 2 छोटा अनुपात और PB 3 में विभाजित करता है, ये बड़ा अनुपात है, इसलिए हमने वो डिस्टेंस बड़ा लिया है। PB की दूरी अधिक दिखाई दे रही है, अनुपात के हिसाब से हमने वो आकृति बनाई है। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न हल करने के पहले यहाँ पर x1 y1 xy कुछ लिखा नहीं है प्रश्न में, तो हम मानेंगे। तो माना P का निर्देशांक xy है और अनुपात m/n बराबर 2:3 है, ये हमने मान लिया प्रश्न के हिसाब से। और A में जो निर्देशांक है -17, उसको हमने x1 y1 माना, और B के निर्देशांक 4-3 को हमने x2 y2 माना है। अब हम रेखाखंड के विभाजन का सूत्र लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, और हमारे पास x1 y1 x2 y2 और mn ये सभी जानकारियाँ उपलब्ध है। तो कैसे लगाएंगे, रेखाखंड का विभाजन का सूत्र क्या है, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m+1 है ना, x है तो x निर्देशांकों का mn में गुणा, ध्यान रखना है m का x2 में n का x1 में गुणा है। उसी प्रकार y के लिए my2 प्लस nx1 ny1 बटे m धन n, ये हो गया विभाजन सूत्र। अब m x2 x1 y2 y1 n सबके मान इसमें देंगे क्रम से। x निर्देशांक के लिए पहले m कितना है आपको पता ही है, प्रश्न में लिखा है 2 गुणा x2 कितना है देखा है हमने, जो माना है वह है 4। इस तरह से हल होगा। धन n का नंबर आ गया और n है 3 गुणे x1 है -1 बटे m धन n, m और n 2 और 3 है तो 2 धन 3। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 धन 3 एक कम -3 और 2 + 3 = 5। हल करेंगे तो ऊपर आ गया 5/5, अर्थात हो गया ये 1। तो x = 1, x मिल गया हमें 1। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र में y का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र में मान रखेंगे, m का मान 2 है, y2 ऊपर लिखा ही गया है -3 प्लस n 3 है, और y1
कितना है 7 और mn 3 जोड़ दिया हमने, तो इसको सरल करेंगे तो हो गया -6 प्लस 21/5। हल किया 15/5, सरल किया तो 3 आ गया। y = 3। तो y का मान 3 आ गया। तो हमने देखा विभाज्य सूत्र द्वारा x का मान 1, y का मान 3। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हुआ 1, 3, कॉमा लगा देंगे। तो इस तरह से हमने उस बिंदु का निर्देशांक प्राप्त किया जो कि AB को 2, 3 के अनुपात में विभाजित करता था। तो हमने देखा अभी सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र। चलिए एक दूसरा उदाहरण है, इसी तरह से आप स्वयं हल करेंगे। थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। नीचे दिए गए प्रत्येक उदाहरण में रेखाखंड PQ को A/B के अनुपात में विभाजित किया गया है और बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी A क्या है, वह बिंदु है जो PQ को A/B में विभाजित करता है। तो ये मान कहाँ है P और Q का, तो ये अलग से लिखा गया है। P का निर्देशांक, Q का निर्देशांक और अनुपात A/B भी लिखा गया है, जो कि MN हम मानते हैं हमेशा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, पहले मान लेंगे कि जो -3 7 है वो x1 y1 है और 1 ऋण 4 जो है x2 y2 है। उसके बाद हमें mn भी मानना है। तो a का निर्देशांक जो है वो xy मानकर अनुपात mn है वो जो 1 है प्रश्न के हिसाब से। इसी से हम क्या करेंगे, रेखाखंड के विभाजन का सूत्र लगाएंगे और वो क्या है आपने देखा, x = mx2 + nx1/m+n और y निर्देशांक के लिए my2 + ny1/m+n, ये y निर्देशांक। तो सारे मान हमें पता है, ऊपर देख ही रहे हैं। मान रखकर सरल करेंगे तो x और y के निर्देशांक मिल जाएंगे, मान मिल जाएंगे। तो बिंदु A का निर्देशांक हम लिख लेंगे। तो आप इसे कोशिश कीजिए, जिसके पहले जो हमने प्रश्न हल किया इसी प्रकार का था। दूसरा है रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र। इसके पहले हमने देखा वह बिंदु बीचों बीच मध्य में नहीं था, किसी अनुपात में विभाजित था। अगर सेम बीच में है बिंदु एकदम मध्य में, तो अनुपात तो समान हो जाएगा, दोनों तरफ बराबर बराबर हो जाएगा। तो यह भी विभाजन ही सूत्र है, लेकिन मध्य बिंदु का। वो कैसे ज्ञात होता है, बहुत सरल है। वही फॉर्मूला हम लगाएंगे विभाजन के सूत्र का। मान लीजिए बिंदु A, बिंदु B इस तरह से है रेखाखंड AB पर और उसके निर्देशांक दिए गए हैं और इन दोनों के ठीक मध्य में एक बिंदु है जो कि जिसका निर्देशांक हमने m लिया। तो उसका जिसका नाम m, उसका निर्देशांक xy मान लेंगे। अब m क्या है, बीच में है, इसलिए am और mb समान है। m का निर्देशांक xy कैसे ज्ञात करेंगे, अब यहाँ अनुपात समान हो गया क्योंकि दोनों सेम है, am और mb। तो विभाजन सूत्र के हिसाब से हमें पता है mx2 + nx1/m+n, अगर m और n अनुपात दिया गया है भिन्न। उसी प्रकार y भी my2 + ny1/m+n, यह कब, जब अनुपात भिन्न हो, m और n हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुपात तो समान है, दोनों ही m या n हो सकते हैं। तो इसी सूत्र में m और n भिन्न भिन्न लेकर n को भी m मानकर हर जगह m का उपयोग करेंगे तो सूत्र में क्या परिवर्तन आ जाएगा, तो m = n रखेंगे क्योंकि अनुपात तो समान है, मध्य बिंदु है ना। तो क्या आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ m रख दिया, तो हर जगह m ही m नजर आएगा क्योंकि m और n समान है। इसको सरल रूप देंगे और m कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो ब्रैकेट में बचा x2 + x1
और नीचे m और m मिलाकर 2m हो गया। अब m से m कट गया तो बचा क्या, x2 प्लस x1 अपॉन 2। तो मध्य बिंदु है तो सूत्र और सरल हो गया, यहाँ पर अनुपात की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधे x2 प्लस x1 अपॉन 2 कर दिया हमने। तो x निर्देशांक पता चल गया। y के लिए भी सेम, m कॉमन हो गया, y2 प्लस y1 कोष्टक में बटे 2m। ठीक, यहाँ भी m से m कट गया, y2 प्लस y1 अपॉन 2 हो गया। इसको और सरल कर देते हैं तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं x1 पहला निर्देशांक बटे दूसरा निर्देशांक x बटे 2। उसी प्रकार y के लिए भी y का पहला निर्देशांक यानी पहले बिंदु का y निर्देशांक धन दूसरे बिंदु का y निर्देशांक बटे 2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 x निर्देशांक हो गया मध्य बिंदु का, और y1 प्लस y2 अपॉन 2 यह मध्य बिंदु का y निर्देशांक वह जिसे हम कहते हैं मध्य बिंदु का सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो एक उदाहरण देखते हैं, प्रश्न संग्रह 5.2 पेज 115। छठा उदाहरण है, ये बिंदु दिया गया है 22 20 0 16। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आकृति द्वारा समझते हैं। मान लिया कि a 22 20 है और b जो है वो 0 16 है, और इनके बीच कोई मध्य बिंदु है m जो xy है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि यह समान विभाजित है, मध्य बिंदु है, तो माना m जो है मध्य बिंदु xy है, और 22 20 जो है x1 y1 है, और 0 16 जो है x2 y2 है। सीधे सीधे मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे, क्या है वो, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पर m की जरूरत ही नहीं है, सरल हो गया ये। अब x1 y1 का मान रखते हुए x2 y2 का मान रखते हुए निर्देशांक ज्ञात करेंगे। x1 है, हम ऊपर देख रहे हैं 22, x2 है 0 बटे 2। उसी प्रकार y1 20 y2 16 बटे 2। सरल करते हुए 22 बटे 2 आ गया, कट गया, मान आ गया 11। उसी प्रकार y के लिए 36 बटा 2 कट गया, मान आ गया 18। तो x का मान 11, y का मान 18। तो x इक्वल टू 11, y इक्वल टू 18। इसलिए m का निर्देशांक क्या हुआ उस मध्य बिंदु का, 11 18। तीसरा विभाजन सूत्र है, वह है केंद्र बिंदु का सूत्र, माध्यिका संगामी बिंदु का सूत्र, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये क्या होता है, तो केंद्र बिंदु होता क्या है बच्चों, पहले जान लेते हैं। कोई भी त्रिभुज, मान लीजिए उसके बिंदु, शीर्ष बिंदु a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 ये निर्देशांक है उसके। तो इस त्रिभुज की माध्यिकाएं, माध्यिका क्या होती है, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो मान लीजिए ये एक मध्य बिंदु है BC का, उसका नाम D दे दिया, और यह समान हिस्सा हो गया इसका, और AD जो है वो माध्यिका होगी। उसी प्रकार B से उसके सामने AC के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, उसी प्रकार C से उसके सम्मुख AB को मिलाने वाला रेखाखंड, तीनों माध्यिकाएं हैं और वो संगामी होती है, यानी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। उसको हम नाम देते हैं G। इसे हम कहते हैं केंद्र बिंदु, सेंट्रॉइड। तो इस G का निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है उसी को हम कहते हैं केंद्र बिंदु का सूत्र। तो G का निर्देशांक XY मानकर हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत आसान फॉर्मूला है। केंद्र बिंदु क्या है, तो ये संगामी बिंदु है तीनों माध्यिकाओं का। और हमेशा ध्यान रखिए ये जो संगम बिंदु है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित
करता है। तो एक्स निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे फॉर्मूला है, 3 बिंदु है तो हम सीधे x1, x2, x3 को जोड़ देंगे बटे 3 लगा देंगे। कितना आसान है ये, x1, x2, x3 अपॉन 3। यह हो गया उस केंद्र बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। पूरा डिटेल में बच्चों आपको पेज नंबर 111 पर मिलेगा ये। तो हम उस पर ज़्यादा लेखन चर्चा नहीं करेंगे, आप उसे स्वयं अध्ययन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। हम यहाँ केवल समझने का प्रयास करते हैं, याद कर लीजिए। y के लिए भी ठीक उसी प्रकार y निर्देशांक निकालना है g का, तो तीनों y यानी a b c के y निर्देशांकों का योगफल, त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु के y निर्देशांकों का योगफल बटे 3। तो x के लिए तीनों x को जोड़कर 3 से भाग, y के लिए तीनों y के निर्देशांक जोड़कर 3 से भाग दे देंगे। तो यह हो जाएगा केंद्र बिंदु के निर्देशांक। एक उदाहरण देख लेते हैं। त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया गया है, केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात करना है। बहुत आसान, हम नाम दे देंगे इन तीनों बिंदुओं को, निर्देशांक भी लिख देंगे ए बी सी, और उसमें एक केंद्र बिंदु होगा ही, मान लीजिए वह जी है, और वह 2 1 में विभाजित करेगा माध्यिका को। तो मान लिया, माना -7 6 को x1 y1, 2 -2 को x2 y2, c8 5 को x3 y3 से विभाजन सूत्र अगर हम लगाएंगे तो क्या मिलेगा। बहुत आसान, विभाजन सूत्र क्या है, तो इस तरह से यह हमने देखा, अभी रिपीट हुआ यह। यहाँ पर हम सीधे केंद्र बिंदु, विभाजन सूत्र में केंद्र बिंदु का सूत्र लगाएंगे और कैसे ज्ञात करेंगे, तो x1, x2, x3 अपॉन 3, y1, y2, y3 अपॉन 3। x1 का मान रख देंगे -7, फिर 2, फिर 8, इस तरह से मान रखते हुए चलिए हम देख लेते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। x1 कितना है, -7, x2 2, x3 8 और अपॉन 3। उसी प्रकार y के लिए भी पहले x को हल कर लेते हैं। हल किया तो आ गया 3 बटे 3, सरल किया 1 आ गया। y के लिए भी सेम देखेंगे तो y1 कितना है 6, y2 है -2 और y3 है 5। सरल करेंगे तो आ जाएगा 9/3 और y का मान आ गया 3, तो x1 y3। तो केंद्र बिंदु का निर्देशांक हो गया 1 3। तो आज हमने कौन कौन से विभाजन सूत्र देखे। पहला है विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला जिसमें अनुपात दिया गया है, अनुपात भिन्न है। दूसरा देखा मध्य बिंदु का सूत्र, जिसमें दोनों अनुपात समान है, यानी मध्य बिंदु है उसका निर्देशांक। और तीसरा हमने देखा किसी त्रिभुज के केंद्र बिंदु का निर्देशांक केंद्र बिंदु के सूत्र द्वारा, जो कि इस तरह से है। तो 3 सूत्र याद रख लिए, बहुत आसान सा सूत्र है, और फिर प्रश्नों को निर्देशानुसार हल करेंगे।